चलिए क्लास अब ये समझते हैं। हम करेंगे आज नॉन रैंडम सैंपलिंग। देखो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सैंपलिंग क्या चीज थी। हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना हम लोग डेटा को स्टडी करते हैं। जब हम डेटा को स्टडी करते हैं तो ऐसे केस में हमें डेटा कहीं से उठाना पड़ेगा, तभी तो उसे स्टडी करोगे। जब आप डेटा उठाओगे कभी किसी ग्रुप में से तो दो ऑप्शन रहती हैं आपके पास कि आप ग्रुप में सब पे स्टडी करो। अगर आप सब पे स्टडी करोगे तो उसे हम बोलेंगे सेंसस। क्या बोलेंगे? सेंसस। और दूसरा तरीका होता है कि आप इस ग्रुप में से एक छोटा सा सैंपल उठाओगे और उस सैंपल पे स्टडी करोगे। जब आप उसमें से सैंपल उठाते हो तो उसे हम बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। अब बात यह है कि आप सैंपल कैसे उठाओगे। तो एक तो तरीका होता है वो जो तुम खेलते हो ना, राजा मंत्री चोर सिपाही, है ना, और वो चार पर्चियां गिरी हुई है, ठीक है, और तुम्हें कह रहा है कोई भी एक पर्ची, तुमने ऐसे आंख बंद करी और एक पर्ची निकाल ली, ठीक है, तो वो तो हो गई कौन सी सैंपलिंग? रैंडम सैंपलिंग। उसे क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग। क्यों? मान लो चार पर्चियां थी, राजा मंत्री चोर सिपाही। अगर बिल्कुल फेयर खेल रहे हो, तुम कोई चीटिंग चूटिंग नहीं कर रहे, तुमने वो राजा की पर्ची थोड़ी सी मोड़ी मोड़ी नहीं है, तुमने उस पर कोई निशानी नहीं लगाई हुई अगर, ठीक है, तो चारों पर्चियों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है ना। किसी के सिलेक्शन के ज्यादा चांस या किसी के सिलेक्शन के कम चांस हैं? नहीं ना। राजा भी सिलेक्ट हो सकता है, चोर भी सिलेक्ट हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है और सिपाही भी हो सकता है, चारों सिलेक्ट हो सकते हैं। वो कौन सी सैंपलिंग है? रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम बीइंग सिलेक्टेड इज इक्वल। सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं। ओके फाइन। मैंने आपको वो खेलते हैं ना तंबुला, तंबुला खेलते हैं ना, एक बाउल में बड़े सारे नंबर हैं, ठीक है, और आपको दूर से दोस्त ने इशारा कर दिया कि नंबर 12 निकाल दे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? तंबुला में पहले घुमा घुमा के ना नंबर 12 ढूंढ रहे हो, 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 और उसके बाद आपको 12 नंबर दिख गया, आपने 12 नंबर उठा के निकाल दिया और आपने बोला नेक्स्ट नंबर है 12। ओ वाओ, आपका हाउस कम मिल गया, है ना। फिर आपने पैसे अपने आधे आधे कर लिए। ऐसे लोग, कई लोग अपनी दिहाड़ी बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो तरीका है डेटा को उठा के सैंपलिंग करने का, अब इसके अंदर ये बताओ, जब आपने 12 नंबर उठाया तो उस बाउल के अंदर बाकी जितने भी नंबर थे, क्या उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी अभी भी बराबर थी? उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी नहीं, तुम उठाते ही नहीं। मान लो उसके अंदर कोई कहे भाई तुम्हें 27 नंबर की जो टोकन है उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ क्या है? 0। तुम उठाओगे ही नहीं, है ना, बदतमीज हो तुम। तुमने कौन सा नंबर उठाना है? 12। 12 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, ठीक है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बायस्ड है कि नहीं है? बायस्ड है। तो वो प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं, वो सैंपलिंग को हम बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये रैंडम नहीं है, ये बायस्ड है। तो क्या हमें बायस्ड होना चाहिए? अबे होना चाहिए, पागलो। ये ना तुम ऐसे आइडियलिस्टिक मत बनो। कई बार डेटा ऐसा होता है जिसमें बायस होना पड़ता है। जैसे देखो, बुरा मत मानना है, ठीक है। देखो मैं ये जानना चाह रहा था, एक स्टडी कर रहा हूं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जेनेटिकली ऐसा होता है कि ये जो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, वो बच्चे जो कि पूरा दिन किताबों की अलमारी को देखते रहते हैं कि हाँ किसी दिन इस अलमारी को खोलेंगे, इसमें से किताबें निकाल के पढ़ेंगे, क्या ये कोई जेनेटिक बीमारी है कि ये लोग खोए बैठे हैं अपनी दुनिया में, इनको होश ही नहीं है कि पढ़ाई करनी है नहीं करनी है? अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ लोगों पे स्टडी करी और ये देखा कि क्या ये जेनेटिकल फैक्टर है। मैं क्या करूंगा, उनका टिश्यू का सैंपल या कोई ब्लड सैंपल उनका लूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना यहाँ पे, जैसे एक ड्रिल मशीन लेनी है, दिमाग में खोपड़ी में थोड़ी सी ड्रिल करना है, अंदर से थोड़ा सा दिमाग खींच के निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, कि भाई कोई दिमागी परेशानी है उनको। अब ऐसे केस में मैं ये सर्वे किन पे करूंगा बताओ? मैं बच्चे सिलेक्ट करूंगा। दो ऐसे, मान लो 4 बंदों पे स्टडी कर रहा हूं मैं, तो 2 ऐसे बच्चे होंगे जो कि पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर होंगे और 2 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बिल्कुल बढ़िया होंगे, और फिर मैं देखूंगा दोनों के दिमाग में कोई फर्क है या नहीं है।
है ना? फाइन। तो अगर मेरे को पता लग गया कि भाई पढ़ाई वालों का तो दिमाग ही पढ़ाई वाला होता है, फिर उसके बाद हम उस बच्चे को नहीं डांटेंगे, है ना? हमें पता भाई ये इसकी गलती नहीं है, भाई ये तो जेनेटिकल है, ठीक है। अगले के पास दिमाग ही नहीं है, ठीक है ना, ड्रिल करी अंदर से सिर्फ हवा आई, ठीक है, तो फिर उस बच्चे को क्यों डांटना? पर मेरी बात समझना, अब ऐसे केस में मैं जानबूझ के उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं जो कि मेरे को लग रहा है कि खराब होंगे, ठीक है, क्लियर है? तो जब आप अपनी जजमेंट लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, आप बायस्ड हो, आप जानबूझ के ऐसे ही दो ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल नालायक है, और दो आपने उठाए जो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, तो आपने अपना दिमाग लगाया ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन रैंडम सैंपलिंग। कह रहा है सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन दी जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रेदर देन वन। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? किस पे डिपेंड करता है वो? इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसकी जजमेंट पे। क्लियर है? फाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो तुम कोई भी, लेट्स सपोज ये तुम बना रहे हो, ये कीबोर्ड बना रहे हो तुम, अब मशीन पैक करके दे रही है, ठीक है, तुम उठा उठा के बॉक्स में डाल रहे हो, अब तुम्हें इसका एक आइडियल वेट पता है, इसका वेट कितना है। अब तुम जब पैक कर रहे थे, पैक करते टाइम एक बड़ा हल्का सा निकला, तो उसी को खोल के चेक करोगे ना अंदर कीबोर्ड है कि नहीं, सारे थोड़ी फाड़ फाड़ के दोबारा चेक करोगे है नहीं ना? क्लियर है? किसी का वेट अगर कम निकलेगा तो उसमें चेक करोगे कि भाई उसके अंदर सामान है भी या नहीं है। तो यहां पर तुमने अपनी जजमेंट लगाई ना, अपना दिमाग लगाया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है, इसे जजमेंटल बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? फाइन। कह रहे दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स अ नोन चांस फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। यस, सबके पास अपना नोन चांस नहीं होता, ठीक है, सबके प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की इक्वल नहीं है, ठीक है। कह रहे इफ इन्वेस्टिगेटर इज अनबायस्ड एंड इंटेलिजेंट द सिलेक्टेड सैंपल मे बी मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द रैंडम सैंपलिंग। कहता हाँ, कहता है इसका जो सैंपल होता है ना कई बार ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू रैंडम सैंपलिंग। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में मान लो मैथ्स की टीचर चेंज हो गई, हाँ तुम्हारी दिल्ली तमन्ना है ये, ठीक है, मान लो स्कूल में मैथ्स की टीचर चेंज होगी, इंचार्ज मैडम ने क्लास के अंदर एक नई मैथ्स की टीचर इंट्रोड्यूस करी और क्लास के बाद एक फीडबैक लिया, ठीक है, कि ये टीचर कैसा पढ़ा रही है। इंचार्ज क्या चेक करना चाह रही है? क्या चेक करना चाह रही है? कि वो टीचर अच्छी तरह से पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी, यही चेक करना चाह रही है ना। तो वो ये सवाल किससे पूछेगी? ऑब्वियसली स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट? जो पढ़ाकू होगा, क्योंकि वो पढ़ा रही है, ये चेक करने के लिए बच्चा चाहिए जो पढ़ रहा है, ठीक है। मान लो उन्होंने ये सवाल तनिष्क से कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बच्चे तो कोमा में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको क्या पता टीचर क्या पढ़ा रही है क्या नहीं पढ़ा रही है, उनको उससे लेना देना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ होते ना वो बिल्कुल जो बैक बेंचर होते हैं, बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं, सीट आगे की खाली भी होगी, ठीक है, तब भी वो क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे बैठेंगे। तो वो जो पीछे कोने में बैठे हुए बच्चे होते हैं जिनका ध्यान सिर्फ इसी पे होता है कि दूसरा दोस्त आज लंच में क्या लाया है, उसका टिफिन कैसे बैग से तड़ी पार करके, ठीक है, उसके टिफिन का सामान खा लिया जाए, ठीक है, उन बच्चों से क्या वो सवाल पूछा जाएगा टीचर कैसा पढ़ाती है? नहीं ना। उनसे आप ये पूछ सकते हो किसकी मम्मी ज्यादा बढ़िया लंच बनाती है, वो ये बता देंगे आपको, ओके, पर टीचर के बारे में नहीं बता पाएंगे। फाइन। तो वहां पर अगर आपने मान लो लगाई रैंडम सैंपलिंग और आपने रैंडमली किसी से भी पूछ लिया, हाँ जी बताओ भाई, तुम खड़े हो गए बताओ टीचर कैसे पढ़ा रही थी, हो सकता है तनिष्क उठ जाए, और तनिष्क उठ जाए, ठीक है, और टीचर बेकार पढ़ा रही है, तनिष्क करेगी बहुत बढ़िया पढ़ा रही थी, इसने मेरे को पूरा लंच खाने दिया, इसको एक बार ही नहीं पता चल रहा कि मेरा मुंह चल रहा है, ठीक है। फाइन। तो वहां पर आपके रिजल्ट्स गलत हो सकते, तो हम कहते हैं अपना जजमेंट लगाओ, अपना दिमाग लगा के आप सैंपलिंग कलेक्ट कर सकते हो। कह रहे नॉन रैंडम सैंपलिंग ज्यादा साइंटिफिक नहीं है एंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस पे नहीं लगता। यस, व्हाट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स का एक लॉ है जो कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी छोटे सैंपल की अगर आपने कुछ निकाली है तो बड़े की भी वो ही होगी। सैंपल
will be a true representative of the population. ये लॉ ऑफ सैंपलिंग है कि अगर छोटे से सैंपल में प्रॉब्लम आई है तो बड़े प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम आएगी. ये है लॉ ऑफ सैंपलिंग. जब आप जजमेंट कर रहे हो, आप खुद ही डिफेक्टिव चीज उठा रहे हो, ठीक है, तो उसके बेस पे आप पॉपुलेशन को तो नहीं कह सकते, पूरा पॉपुलेशन ही डिफेक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसके अंदर मेथड कौन से टोटल ना 3 मेथड है. एक है जजमेंटल सैंपलिंग, एक है कोटा सैंपलिंग, एक है कन्वीनियंस सैंपलिंग. नाम से ही पता लग जाएगा. ठीक है, पहले समझते हैं जजमेंटल सैंपलिंग. क्या लगता है तुम्हें क्या होता होगा इसमें? क्या होता होगा? हाँ, मैंने तंबोला बताया. हाँ, जजमेंटल सैंपलिंग मतलब क्या है? आप जजमेंट खुद लोगे. किस आइटम को सिलेक्ट करना है नहीं करना वो आपकी जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा. आपके पास है कौन सी आइटम आपने चॉइस करनी है, कौन सी आइटम चॉइस नहीं करनी. तो चूज करने की सारी जजमेंट किसके पास है? तुम्हारे पास है. तुम डिसाइड करोगे क्या फैक्टर होगा जिसके बेसिस पे आइटम सिलेक्ट करी जाएगी. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जब बातें चलेंगी तो वो होगी जजमेंटल सैंपलिंग. तो कह रहा है इट डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन दी जजमेंट ऑफ दी इन्वेस्टिगेटर कि वो किस आइटम को सिलेक्ट करेगा. कह रहे द सिलेक्शन इज डेलिबरेट. अब जब उसकी जजमेंट है, उसकी खुद की जजमेंट है, तो वो सिलेक्शन जो होगा डेलिबरेट होगा. एंड इज बेस्ड ऑन दी ओन आइडिया ऑफ दी इन्वेस्टिगेटर. उसका अपना दिमाग है. ठीक है, कह रहे ही ड्रॉज अ सैंपल सच दैट इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. द चांस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम आइटम्स ऑफ द सैंपल इज वेरी हाई एंड अदर इज वेरी लो. सब उसकी जजमेंट है, उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग है ना. तो जो उसकी जजमेंट के फेवर में है उसका चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है, जो उसकी जजमेंट के फेवर में नहीं है उसका चांस ऑफ सिलेक्शन कम है. अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्लास के अंदर कंटेस्ट कराना है कि इस क्लास के मॉनिटर कौन होगा. प्रीफेक्ट होता ना स्कूल में, 4 बच्चे खड़े कर देते, क्लास से बच्चों से पोल करवा लेते हैं, बताओ भाई किसको बनाए. बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी, बच्चा नंबर सी, बच्चा नंबर डी, करते हैं ना, है ना. अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम कभी आएगा उसके अंदर? नहीं ना. स्कूल की टीचर जजमेंट जो लेगी वो क्या करेगी? वो बच्चे जो कि स्कूल की टीचर के साथ काम करवा सकते हैं, हेल्प करा सकते हैं, लिस्टें बनवा सकते हैं, इंचार्ज के रूम में से रजिस्टर्स उठा सकते हैं, क्लास में नोटबुक कलेक्ट कर सकते हैं, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लीव एप्लीकेशन संभाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे सिंपल काम अगर वो टीचर के कर सकते हैं. ठीक है, टीचर की एब्सेंस में ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं. ठीक है, क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लास को चुप करा सकते हैं, यानी टीचर की सारी मजदूरी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे 4-5 बच्चों को टीचर सिलेक्ट करेगी, सामने रखेगी और उसके बाद क्लास से डेमोक्रेटिक मैनर में पूछ लेगी किसको प्रीफेक्ट बनाना है, वो प्रीफेक्ट बन जाएगा. बात समझ में आ रही है? क्लियर? फाइन. तो यहां पर क्या है, किसी के सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होगा, है ना. होते ना वो बच्चे जो मैडम के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, है ना, वो जो मैडम को याद दिलाते हैं, मैडम आपको याद है आज आपने कॉपी कलेक्ट करनी थी, है ना, मैडम आज सरप्राइज टेस्ट था आपने बताया था. सरप्राइज कौन बताते पे? हाँ. और जहां पे दूसरों के चांस सिलेक्शन के बहुत कम है, ठीक है, वहां पे लगेगा जजमेंटल सैंपलिंग. ठीक है, क्लियर है? अभी देखो, जैसे इस सैंपलिंग को हम बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, क्योंकि पर्पस के अकॉर्डिंग हो रही है ना, वो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस आप सैंपल कर रहे हो. डेलिबरेट सैंपलिंग भी बोलते हैं इसे हम. क्यों? नाम से समझ में आ रहा होगा. डेलिबरेट क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि आप खुद डेलिबरेटली डेटा उठा रहे हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, डेलिबरेटली अपनी मर्जी से डेटा उठा रहे हो. ठीक है, फायदे क्या हैं इसके? अपनी जजमेंट लगाओगे, इससे आसान बात क्या है? सिंपल. हाँ, डेलिबरेट कैसे? मेरी बात सुनना, स्ट्रीम सैंपलिंग नहीं होती. ठीक है, फाइन, वो स्टडी है यार, कुछ हो रहा है वो. हाँ, ठीक है, ये सिंपल है टेक्निक. दूसरा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. हम कहते हैं थोड़ा बंदे ने जजमेंट लगाई है तो कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लगाया होगा अपना, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है. अवॉइड इररिलेवेंट आइटम. कोई भी इररिलेवेंट है ना तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, फाइन. डेटा को अवॉइड कर सकते हो जी. इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है? पहला, पर्सनल प्रिजुडिस यानी बायसनेस. इसको बोलते हैं बायसनेस. प्रिजुडिस मतलब होता है बायस्ड हो आप. ठीक है, आपकी अपने दिमाग का कोई बायसनेस
जानबूझ के आप डेटा ऐसा उठा सकते हो जिससे रिजल्ट गलत आए, ठीक है, या रिजल्ट जैसा आप चाहते हो वैसे ही आए, ठीक है, तो आप अपना दिमाग लगा के काम कर रहे हो तो बायसनेस तो होगी। एरर ऑफ जजमेंट, मान लो तुम जजमेंट ही नहीं करनी आती तुम्हें, ठीक है, तो डेटा भी जो उठाओगे वो गलत उठाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं यार ये तो बायसनेस होगी, ऑब्जेक्टिव समझ में आता है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय, कोई चीज हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि भाई मेरे अलावा कोई और भी करेगा तब भी ऐसे ही करेगा। सब्जेक्टिव मतलब सबकी अपनी अलग अलग। तो ये मेथड क्या है, जजमेंट वाला, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है। जो सिले हर किसी की अपनी अलग जजमेंट होगी, हर किसी का अपना अपना अलग ओपिनियन होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये मेथड, ठीक है। देन इसी में एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप, जो कि इसी की आती है, दैट इज कॉल्ड एज कोटा सैंपलिंग। कोटा जजमेंट ही है, पर ये जजमेंट हो रही है बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है। यानी मान लो अब जो डेटा है वो क्लास के एक बच्चे से पूछने की बजाय डेटा पूछा जा रहा है स्कूल के सारे सेक्शन से, और बढ़ा देते हैं, सारे सेक्शंस के बजाय सारी क्लासेस भी, और बढ़ा देते हैं, उस एरिया के सारे स्कूल भी, और बढ़ा देते हैं, पूरी स्टेट के सारे स्कूल, और बढ़ा देते हैं, सारी कंट्री के सारे स्कूल, और बस कर जाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। अभी इसके बाद कहेंगे सारे यूनिवर्स के सारे स्कूल, उसके बाद अपनी गैलेक्सी पार करके दूसरी गैलेक्सी में भी जो स्कूल है एलियंस के स्कूल, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं यार ऐसे में जजमेंट लगाने में भी दिक्कत होगी। तो आप क्या करते हो, पहले पूरे एरिया को सब डिवाइड कर देते हो कुछ ग्रुप्स में, और फिर हर ग्रुप पे अपनी अलग 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 जजमेंट लगाते हो। जैसे इंडिया में मैंने ग्रुप डिवाइड कर दिए स्टेट वाइज, हर स्टेट में से एक स्कूल उठा लिए कुछ अपनी जजमेंट पे, एक प्राइवेट स्कूल उठा लिया, एक गवर्नमेंट स्कूल उठा लिया, ठीक है, फाइन। कौन सा प्राइवेट स्कूल कौन सा गवर्नमेंट स्कूल, ये मेरी अपनी खुद की जजमेंट है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या कह रहा है कि जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन मतलब जिन पे आप स्टडी कर सकते हो, इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, पहले उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दो, एंड देन अ कोटा, कोटा व्हाट इज कोटा, कोटा क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी, कोटा मतलब क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, ये क्वांटिटी आप फिक्स कर दो, जैसे आपने 6 फिक्स कर दिया, वैल्यू कोई भी नंबर बोलो बेटा, 7, तो 7 आइटमें सिलेक्ट करेंगे हर ग्रुप में से। तो आपने कोटा क्या बना दिया, 7 का कोटा बना दिया, 7 का कोटा हो गया, ठीक है। अब हर एक में से यही कोटा उठाते जाएंगे, आर यू गेटिंग इट। तो जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए थे, हर ग्रुप में से उतने कोटा की क्वांटिटी उठाई जाएगी और उसको जज किया जाएगा, क्लियर है। बट विद इन द कोटा द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, सैंपलिंग आइटम डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अब 7 आइटमें उठानी है, पर वो 7 आइटमें कौन सी होंगी, ठीक है, ये तुम्हारी अपनी जजमेंट है, आर यू गेटिंग इट। बात समझ में आ रही है कि भाई मैं दोबारा बता रहा हूं, इधर देखो, मैंने क्या किया, पूरे के पूरे डेटा को, देखो जो पूरा का पूरा डेटा था, उस पूरे डेटा को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हर ग्रुप में से 7 आइटम्स हमने सिलेक्ट करी, क्योंकि नंबर 7 बोला था इन्होंने, 7 आइटम्स हमने सिलेक्ट करी, पर 7 आइटम जो सिलेक्ट करी वो करी अकॉर्डिंग टू दी जजमेंट, ये नहीं रैंडमली 7 उठा ली। अच्छा बात बताओ, अगर मैं रैंडमली 7 आइटमें उठा लूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ रैंडम का कौन सा वाला मेथड, क्या बोलेंगे इसे, क्लस्टर बोलेंगे। एक बार मेथड्स के नाम दिखाया तो तुम्हें शायद याद आ जाए। देखो जी, रैंडम में सर्टिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर या मल्टी स्टेज, कौन सी होगी बताओ।
स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या था, एक बार चलो दोबारा देख लो, तुम लोग ना थोड़ा भूल गए हो। देखो स्ट्रेटिफाइड में क्या था, पूरी पॉपुलेशन को आपने कुछ स्ट्रेटास में डिवाइड किया था, ग्रुप में डिवाइड किया था, और उनमें से सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स निकाली थी एट रैंडम। ये वही कर रहे हैं ना, कोटा में भी तो यही कर रहे हैं हम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में आपने क्या किया था, पहले पूरे पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया, अभी हमने भी वही किया था, ग्रुप में डिवाइड किया था, और ग्रुप में से सर्टेन नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम उठा रहे थे हम, 7 उठा रहे हैं। अगर हम एट रैंडम उठाएं, रैंडम मतलब कोई भी 7 आइटम आपने उठा ली, ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और अगर आपने अपना दिमाग लगाया, जजमेंट लगाई और जजमेंट करके उठा ली, तो वो बन जाएगा कोटा सैंपलिंग। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ही जब जजमेंटल सैंपलिंग के साथ मिल जाती है तो बन जाती है कोटा सैंपलिंग। आर गेटिंग इट? कि स्ट्रेटिफाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को अगर जजमेंट के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, कोटा सैंपलिंग। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? दोनों में यही करना है, पूरी पॉपुलेशन को पहले ग्रुप में डिवाइड करो और ग्रुप में से एक नंबर सिलेक्ट करके सब में से वो नंबर उठाओ। बस फर्क क्या है, उसमें एट रैंडम उठा रहे थे और इसमें जजमेंट की बेस पे उठा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का एग्जाम में ना डिफरेंस आता है इन दोनों का, कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? कर दोगे ना? ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कोटा सैंपलिंग में भी कोई बीमारी है क्या? हाँ। फायदे और नुकसान देखते हैं इसके। सबसे पहला, रिलायबल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई हमने पूरे डेटा को तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, सिस्टमैटिकली डिवाइड करके काम किया, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरे डेटा, पूरे एरिया को स्टडी नहीं करना, पूरे एरिया में से थोड़े 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 उठाने हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा। नुकसान फिर वही, जजमेंट वाले तो नॉन रैंडम जितने भी है ना, उन सबके अंदर ये तो डीमेरिट याद ही कर लो, सब में है ये क्या, पर्सनल प्रीजुडिस है ना, बायसनेस तो होगी ही होगी। एंड नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द सैंपल एरर। हाँ, ये नहीं देख सकते आप सैंपल एरर क्या होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने 7 नंबर बोला था ना, किस बेसिस पे भाई, कैसे बोल दिया 7? कोई और क्यों नहीं बोला? मन में आ गया, तो ये मन में आ, मन के हिसाब से थोड़ी होगा। अरे गेटिंग इट? क्लियर है? कोई लॉजिक होना चाहिए ना, नहीं तो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पे जितने भी सर्वे करवाए जाते हैं ना, उन सारे सर्वेज में लोग सबसे ज्यादा जिस मेथड को यूज करते हैं वो है ये कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है, कि आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस पे। अभी क्या होगा, आप लोगों को ना सीबीएसई बोलती है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अभी 11th में आप प्रोजेक्ट बनाओगे इकोनॉमिक्स का ना, ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चनियर कंडक्ट कराना होता है। हाँ, आपको मिलेगा भी, ठीक है। एक क्वेश्चनियर बनाना होगा किसी प्रॉब्लम पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल गया हॉस्पिटल का सर्वे, ठीक है, किसी को मिल जाएगा मॉल्स का सर्वे करो, किसी को मिलेगा स्कूल्स का सर्वे करो, ठीक है, कुछ भी वो सर्वे मिलेगा आपको कोई करने के लिए। लेट सपोज आपको सर्वे मिला हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में जा जाके सर्वे करो, पता करो लोग हॉस्पिटल की फैसिलिटी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अब आप क्या करोगे, जो आपके घर के पास वाला हॉस्पिटल होगा उसमें चले जाओगे, तुमने वहां पर अपनी जजमेंट से हॉस्पिटल सिलेक्ट किया, क्या लगाया तुमने, कन्वीनियंस, जो पास में था। अगर लॉजिकली सोचते तो सबसे ज्यादा पेशेंट जिस हॉस्पिटल में आते हैं, कौन सा हॉस्पिटल है दिल्ली का जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, कौन सा? अंबेडकर हॉस्पिटल नहीं, और अंबेडकर से बड़ा, हाँ एम्स, ठीक है। सबसे ज्यादा पेशेंट कहां आते हैं, एम्स में, नहीं तो एम्स के सामने सफदरजंग उसमें, ठीक है, सबसे ज्यादा पेशेंट वहीं आते हैं ना।
तो अगर आप लॉजिकली डेटा कलेक्ट करने गए थे तो आपको जाना चाहिए था एम्स में, पर आप कहां गए? आप कहां गए? हाँ, पास वाले में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। अब वहां जाके आप सर्वे करा रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो कि जो डॉक्टर दवाई देता है वो महंगी है, यहां से मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको लगता है आपको फ्रॉड तो नहीं कर रहे कहीं आपके साथ? मान लो इस तरह के आपने 3-4 सवाल पूछे, अब आप ये कैसे पूछ रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो लोग कैसे? हैं? रैंडम आप गए हॉस्पिटल के अंदर घुसे, जो आपको दिखा खांस रहा था, आपने पूछ लिया सुनियो डॉक्टर को दिखाया है? कह रहा हाँ। कह रहे ये भरियो, पकड़ा दिया। आपने क्या किया? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगा, जो आपको अवेलेबल हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने सर्वे करवा के खत्म किया। इसे बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस समझ में आता है? समथिंग विच इज कन्वीनियंट टू यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला सर्वे करवाओ कि क्या मोबाइल फोन यूज करने से बच्चों के मार्क्स रिड्यूस होते हैं? क्या मोबाइल फोन की वजह से बच्चों के स्कोर पे कोई इंपैक्ट पड़ता है? अब इसका सर्वे तुम करवा सकते हो रैंडमली। अपनी सोसाइटी में जाओ, अपने सेक्टर से बाहर जाओ, गुड़गांव की किसी सोसाइटी में चले गए, नोएडा की किसी सोसाइटी में चले गए, वहां जाके लोगों से बात करी, पर तुम्हें जानता कौन है? गेट ना खोले तुम्हारे लिए कोई, है ना? शक्ल तो देखो, वो तो कहेंगे चोरी करते आगे दोपहर के टाइम, भगा देंगे तुम्हें, है ना? तो तुम क्या करोगे? सर्वे बनाओगे और अपने दोस्तों को फोन करोगे, ओए मैं सर्वे भेज रहा हूं, इसमें कुछ भी टिकटुक मार के दे दे। तो तुमने किससे सर्वे भरवाया? अपने फ्रेंड से। क्यों? क्योंकि आपको अपने फ्रेंड को अप्रोच करना कन्वीनियंट था। कन्वीनियंट था ना उसे अप्रोच करना, ठीक है? तो जब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियतों के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सर्वे करवाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंस सैंपलिंग। समझ में आ रही है बात? कह रहे अंडर दिस मेथड वेयर सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट द इन्वेस्टिगेटर गिव स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस, अपना आराम। ठीक है, फाइन। फायदे, सबसे सस्ता मेथड यही है और सबसे इजी मेथड यही है चलाना। नुकसान, अच्छा इसमें क्या होता है? पायलट सर्वे आप करते हो। अच्छा व्हाट इज पायलट सर्वे? व्हाट इज पायलट सर्वे? वेरी गुड। हाँ, कह रहा है एयरलाइंस में जो यूज होता है, एयरलाइंस में पायलट पे जो कुछ पूछो उसे क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। ऐसे ही होता होगा नर्स सर्वे, बस का कंडक्टर सर्वे, पागलो। पायलट होता है सैंपल सर्वे। आपने अपना सर्वे पहले लॉन्च किया, अब आप ये देख रहे हो कि भाई इस सर्वे से जो मैं जानना चाह रहा हूं वो पता लगेगा भी कि नहीं पता लगेगा। तो इंस्टेड कि आप इतने बड़े ग्रुप से सर्वे करवाने चले गए, आपने पहले छोटे स्केल पे कुछ लोगों से पूछवा लिया। तो ये जो छोटे स्केल पे आप सर्वे करवाते हो ना, सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरे सर्वे के क्वेश्चन ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं, एनालिसिस इससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस सर्वे को हम बोलते हैं पायलट सर्वे, डमी सर्वे। एक्चुअल सर्वे से होने वाला पहला छोटे स्केल का सर्वे, उसे हम क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। ओके, इसका पायलट से कोई लेना देना नहीं है, किसी एयरलाइन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो हम कहते हैं अगर आप पायलट सर्वे करवाना चाहते हो, अभी आप सिर्फ चेक करना चाहते हो कि भाई मेरा जो सर्वे है वो ठीक है कि नहीं है, तो किससे भरवाओगे? अपने दोस्तों यारों से, कन्वीनियंस से तो यूज करोगे। तो पायलट सर्वे में सबसे ज्यादा कन्वीनियंस सैंपलिंग ही यूज होती है। ओके फाइन। नेक्स्ट, इसके नुकसान क्या है? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कह रहा तूने अपने आराम के अकॉर्डिंग कर दिया, ये नहीं देखा कि वो ठीक रिजल्ट दे रहा था कि नहीं दे रहा था। फिर पर्सनल प्रेजुडिस, ये तो मैंने बोला ही है, बायसनेस की प्रॉब्लम तो सारे के सारे नॉन रैंडम में है ही है। थर्ड, कई बार ये अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। कई जगहों पर ऐसे सर्वे को सही सर्वे नहीं माना जाता। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं मैं मॉल में गया था और मैंने मॉल में रैंडमली किसी से भी पूछ लिया, ठीक है, ये हो गया रैंडम सर्वे। नहीं, वो क्या है? कन्वीनियंस। तूने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मॉल में ही क्यों गया? वो मॉल कैसे सिलेक्ट हुआ? इतने सारे मॉल्स में वही मॉल क्यों सिलेक्ट हुआ? वो मेरे घर के पास था, आ गया ना, ये क्या आ गया? कन्वीनियंस। अरे गेटिंग इट? वो रैंडम सर्वे नहीं होता। रैंडम तो पता है क्या है? दिल्ली में जितने मॉल हैं, ठीक है, सबकी पर्ची बना दे, एक बाउल में डाल ले, सिलेक्ट हुआ बाज मॉल मान लो, ठीक है, तो तुम कहां गए? बाज मॉल। बाज मॉल में गए और वहां जाके तुमने, वहां इतने बड़े बड़े मॉल पड़े, वहां नहीं हुआ, बाज मॉल सिलेक्ट हुआ।
और वहां पर वो जो दारू के ठेके पे नीचे खड़े लोग, ठीक है, उनसे तुमने पूछा सर आपको कैसा लग रही है मॉल की फैसिलिटीज, है ना, वो भी टोल लगे बैठे, बहुत बढ़िया, नमकीन बहुत अच्छी है 10 रुपए वाली, हाँ ठीक है, बात समझ रहे, तो कन्वीनियंस सैंपलिंग में, ठीक है, इस तरीके से सैंपलिंग करी जाती है। फाइन, ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग, हम ये सैंपलिंग क्यों करते हैं, इस सैंपलिंग पे इतना भरोसा हमें क्यों है, हम कहते हैं दो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से सैंपलिंग बहुत बढ़िया है, पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। क्या है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये समझते हैं। पहला कह रहे इफ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन इट टेंड टू पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑफ द पॉपुलेशन, क्या मतलब, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ये कह रहा है कि अगर तुमने भाई सैंपल उठाया और अगर वो सैंपल तुमने सही तरीके से उठाया है तो वो सैंपल के रिजल्ट पूरे के पूरे डेटा पर लागू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये बच्चा, आ जाओ तुम, आओ इधर आओ, एक बार आओ, नहीं इससे बात करते हैं ना, इधर आओ बेटा, हमने क्या किया, हमने इसका ब्लड टेस्ट किया, याद है ना, बहुत दिनों से इसकी टेस्टिंग चल रही है, हमने इसका ब्लड टेस्ट किया और ब्लड जब टेस्ट करेंगे तो सैंपल करेंगे सेंसस करेंगे, सैंपल करेंगे, हमने इसका ब्लड टेस्ट किया, थोड़ा सा इसका खून का सैंपल लिया और उस 10 ml के अंदर टाइफाइड आया, अगर उस 10 ml के अंदर टाइफाइड आया तो इसको टाइफाइड है, उस 10 ml के अंदर मान लो डायबिटीज आई तो इसको डायबिटीज है, उस 10 ml के अंदर अगर कैंसर आया, ऐसे नहीं कहना चाहिए, है ठीक है, फाइन, तो यार इतने भोले वाले बच्चे के लिए थोड़ी हम ऐसे कहेंगे, तेरे बारे में तो हम लोग इंटेंशनली, वो क्या था हमारा जजमेंटल सैंपलिंग था, हमने बंदा ही ऐसा उठाया था, ओके बैठो बेटा, फाइन, क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि भाई अगर आपने सैंपल ठीक से उठाया है, ठीक है, सैंपल ब्लड का ठीक से लिया है तो ये होगा। अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं इसको टाइफाइड है, इतना ये भर भर के तुम ml बॉटल निकाल रहे हो, तुमने इसके क्या वोट का शॉट बनाने छोटे छोटे, जरा सा एक बूंद ले लो चेक कर लो, तुमने देखना तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक बूंद लगाओ चेक कर लो, उस बूंद के अंदर अगर टाइफाइड है तो है, कहते नहीं वो बूंद का जो साइज है वो एडिक्वेट नहीं है, उन्होंने कहीं से स्टडी से डिसाइड किया हो ना भाई 20 ml 30 ml तो हमें चाहिए 30 ml इज मिनिमम व्हाट वी रिक्वायर्ड, अरे वो 30 ml नहीं, हाँ ठीक है, कह रहे हार्ट सही कह रहे 30 ml इज रिक्वायर्ड, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कह रहे कि रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज, अगर आपने एडिक्वेट साइज मतलब ठीक साइज उठाया ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन है, ये ब्रह्मांड जितना बड़ा इसका शरीर, अरे सेलुलर लेवल पे भाई, सेलुलर लेवल पे, ठीक है, सोच के देखो कि जो पूरी पॉपुलेशन है इसके शरीर के अंदर, खून की पूरी पॉपुलेशन जो इसके अंदर है, ठीक है, अगर आपने उसका एक एडिक्वेट साइज उठाया तो इट पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर बिल्कुल सेम वैसी ही चीजें होंगी जैसे इसकी पूरी बॉडी में है। आर यू गेटिंग इट, क्लियर है। तो इट इंप्लाइज ऑन द रैंडम सैंपलिंग फॉर ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल दे रहा है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। नाउ व्हाट इज दिस लार्ज नंबर, ये कहता है कि सैंपल कभी आप उठाओ तो सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, उसके रिजल्ट्स उतने ज्यादा रिलायबल होंगे। फॉर एग्जांपल वही मैंने वो बोला ना, अब इसके शरीर में से हमने क्या लिया, सिर्फ एक बूंद खून, तो नहीं पता चल रहा ना कि इसको टाइफाइड है कि नहीं है, तो हमने कितना लिया, कितना लिया, इसकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ और, हाँ हमने कितना लिया बेटा 30 ml, तो जब हमने 30 ml इसके अंदर से खून निकाला तो रिजल्ट एक्यूरेट 100% तो नहीं है, पर अगर 30 ml की बजाय मैं इसकी बॉडी में से निकालता 300 ml, अब जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट, मान लो एक थैली वो जो वो होता है आपसे ब्लड डोनेट करते हुए एक थैला पूरा भर जाता है ना वो ब्लड डोनेशन का, ठीक है, मान लो मैं उतना ब्लड निकालता चेक करने के लिए कि इसको टाइफाइड है कि नहीं, 300 ml की होती है वो थैली, है ना, तो अगर 300 ml में इसमें से ब्लड निकालता तो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होते हैं ना,
बहुत ज्यादा ब्लड हम चेक कर पा रहे, प्रॉपरली चेक कर पा रहे, तरीके से चेक कर पा रहे। मैं कह रहा हूं और एक्यूरेसी चाहिए, तो आप क्या करो, 600 ml निकालो। आप कह रहे हो नहीं नहीं और एक्यूरेसी चाहिए, 3 लीटर निकालो, है ना, तो 6 लीटर होता है, अभी भी तो पढ़ाया था। आप कह रहे हो और एक्यूरेट होना है, 5 लीटर निकाल ले। 5 लीटर में तो तुम बता दोगे कि 6 लीटर में बीमारी है कि नहीं है। 6 लीटर खून होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में। फाइन, क्लियर है। तो कह रहे हैं सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा वो पॉपुलेशन को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। तो जितना बड़ा साइज हो सैंपल का उतना बढ़िया है, ठीक है। तो तुम्हारी एक्यूरेसी के लिए कह रहे हैं बेटा, हम कंफर्म करके बताएंगे ना कि है प्रॉब्लम की नहीं है। छोटे में गलती हो सकती है ना। 6 लीटर का 6 लीटर निकाल दो, है ना, बंदा बचे चाहे ना बचे, हमारा रिजल्ट तो ठीक होगा ना। मेन रिजल्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बंदा। जी, बात करते हैं एरर्स की। देखो इंसान गलतियों का पुतला है ना। अपनी तरफ देखो, ठीक है, तुम सारे क्या हो, गलतियों के पुतले, है ना। तो पुतलो, कुछ एरर्स हो सकते हैं सैंपल निकालते हुए भी। इन एरर्स को हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग एरर, ठीक है। पहला, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल। आपने सैंपल ही गलत उठा लिया, है ना। अब कई बार क्या होता है, एक बंदे को कैंसर था, ट्यूमर था लेफ्ट हाथ में, सैंपल ले लिया राइट हाथ से, उसको बोल दिया भाई कि है ही नहीं कैंसर, उसका बढ़े जा रहा है, अगला मर गया, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, रॉन्ग सैंपल उठाया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट। ये भी तो हो सकता है जो सामने वाला बोल रहा है वो झूठा हो। अगर सामने बोलने वाला झूठा हो, ठीक है, तो वो जो डेटा देगा वो गलत देगा। जो गलत डेटा पे आप एनालिसिस करोगे वो एनालिसिस भी गलत होगा, ठीक है। तो आपका सारा का सारा सर्वे खराब हो गया। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा बाय एस्टिमेट्स। हाँ, आपने क्या किया, एस्टिमेट के बेसिस पे एक्चुअल डेटा नहीं लिया, करीब करीब डेटा ले लिया, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लोग पूछ लेते हैं इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। अब इसकी कोई डेफिनेशन है? कई लोअर क्लास वाले भी अपने आपको मिडिल क्लास ही समझते हैं, कई मिडिल क्लास वाले भी अपने आपको अपर क्लास समझते हैं, और कई अपर वाले जो होते हैं वो कहते हैं भाई हम तो लोअर क्लास ही हैं, हम ना बताएंगे हमारी कितनी कमाई है, ठीक है। सर्वे में कौन बताता है, होता नहीं है। वो घर में आते गवर्नमेंट वाले सर्वे करने के लिए। मैंने अपने घर वालों, सेंसस वाले आए, आपके घर में कितनी स्कूटी है, ठीक है, आपके घर में कितनी गाड़ी है, वो पूछ रहे थे। एनएसएसओ वाले आते हैं ना सर्वे करने के लिए, ठीक है। घर में 10 साल में एक बार सर्वे होता है, गवर्नमेंट सेंसस करवाती है। वो घर में आके तुमसे पूछेंगे, हाँ जी आपके घर में कितने एसी हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी स्कूटियां हैं। आप कहोगे कहीं ये जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नहीं बता देगा। अगले दिन वो आ जाए, अच्छा 4 गाड़ी, तुम्हारे मोहल्ले में सबके पास तो 2 हैं, तुम्हारे पास 4 कैसे हैं, यानी तुम टैक्स नहीं देते, आ जाओ, ठीक है। तो तुम क्या कहते हो, एक मिनट, वो साथ वाले जो हैं उन्होंने कितनी भरी है, पड़ोसी ने भरी है 2, हमारी 1 है, ठीक है, एक ही गाड़ी है, ठीक है। हाँ हाँ, साइकिल लिख लो, हमारी साइकिल 4 है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, पर्सनल प्रिजुडिस। मैंने जो बता ही रहा हूं, बायसनेस तो होती है इन्वेस्टिगेटर की, वो अपने हिसाब से झोल करेगा ही करेगा। कहां से आता है ये स्टैटिस्टिकल एरर? पहले हम बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आपका सब्जेक्ट ही गलत था, आपका क्वेश्चनियर ही डिफेक्टिव था, आपने डेटा ही गलत उठाया, पूछा ही गलत। जब आपने पूछा ही गलत तो डेटा कलेक्ट भी जो होगा वो गलत ही होएगा। नेक्स्ट, एरर ऑफ मैन्युपुलेशन। हाँ, आपने जानबूझ के डेटा को मैन्युपुलेट कर दिया, काउंटिंग में, लिखने में, ठीक है, झोल तुम्हारी तरफ से हो गया, ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज डाल दी तुमने। नेक्स्ट, ओए 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 ओए, रुक ही नहीं रहा, एक सेकंड। एंड थर्ड, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी। हाँ, लोगों ने क्वेश्चन में भरा इनएडिक्वेट, आधा भरा आधा नहीं भरा, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब बंदे ने इनकम्प्लीट भरा, 3-4 क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाया था, तुमने टिक लगा दिया,
तो कहते मैं भर देता हूँ, उसके बारे में ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, ये पागलपन की वजह से एरर्स होते हैं। दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर और एक होता है नॉन सैंपलिंग एरर। ये पेपर में आता है, कोई बात नहीं। व्हाट इज सैंपलिंग एरर? सुनना ध्यान से। कह रहे आप अगर सैंपल गलत उठा लो, सैंपलिंग एरर समझ में आ रहा है कि जो तुमने सैंपल उठाया वो सैंपल ही गलत था। ठीक है, सैंपल गलत होगा तो रिजल्ट्स उसके गलत होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग एरर। कह रहे डिफरेंस बिटवीन दी सैंपल एस्टिमेट और एक्चुअल वैल्यू, दोनों में फर्क आ रहा है। सैंपल रिजल्ट वो नहीं दे रहा जो पॉपुलेशन देती है। क्यों? क्योंकि आपने सैंपल गलत उठाया। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने भी सर्वे थे वो सारे के सारे कह रहे थे बीजेपी तो बहुत ज्यादा सीटों से जीतेगी, है ना, अब की बार 400 पार, 300 ना हुई, नहीं हुई ना। ठीक है, अब ये क्या था, इन्होंने जानबूझ के सैंपल ही गलत उठाया, तो वो सैंपल जो था वो एक्चुअल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, फाइन। सेकंड, नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर मतलब सैंपल बिल्कुल ठीक उठाया तुमने, पर सैंपल उठाने के बाद उस पर जो तुमने डेटा की कैलकुलेशंस करी वो कैलकुलेशन गलत करी, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन सैंपलिंग एरर। कि सैंपल में गलती नहीं थी, सैंपल बिल्कुल ठीक उठाया था, डेटा के कलेक्शन में लिखने में उसको तुम्हें उसमें गलती लगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात? इसमें भी दो तरह के एरर हो सकते हैं, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड मतलब जो तुमने खुद में जानबूझ के किए, अनबायस्ड जो कि गलती से हो गए, भोले भाले बच्चे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर नहीं आता तुम्हारे कोर्स में। ओके, नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।